हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि जो आप लोगों की हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो आपकी क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान है इसकी कंप्लीट तैयारी आप लोगों को 4 वीडियो के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री यानी जो आपकी सामाजिक विज्ञान होती है इसके टोटल 4 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इस वीडियो में आप लोगों की हिस्ट्री की पूरी तैयारी होने वाली है, यानी कंप्लीट तैयारी आपकी हिस्ट्री की हो जाएगी। सारे चैप्टर देखिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और टॉपिक के साथ में लेकर के आया हूँ उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टॉपिक के क्वेश्चन हैं ये सभी आपको इजीली मिल जाएंगे। अब ये कहाँ से मिलेंगे और ये टॉपिक आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए और जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कराने वाला हूं ऑल सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यानी जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण यानी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, ठीक है, मैंने उनको लिया है और इसके साथ साथ मैंने उन इंपॉर्टेंट टॉपिक के आईएमपी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आईएमपी क्वेश्चन, उनको भी मैं लेकर के आया हूं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी हिस्ट्री की। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है फ्रांस की क्रांति। ठीक है ना, और देखिए इस टॉपिक से भैया 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग एक ही सेट में। ठीक है, तो टॉपिक आपका है फ्रांस की क्रांति। अब देखिए इस टॉपिक के अंदर आपको स्टूडेंट्स क्या तैयार करना है, तो सबसे पहली चीज आपको इसमें तैयार करनी है फ्रांस की क्रांति के आरंभ होने के कारण। यानी कि फ्रांस की क्रांति जो आरंभ हुई थी तो ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका ये है फ्रांस की क्रांति, और जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रांस की क्रांति के आरंभ होने के कारण। ठीक है, अगला देखिए इसी में है कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, इसको तैयार करना है, और वह सामाजिक कारण, इन तीनों को तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इन 3 टॉपिक से ही पूछा जाएगा, यानी फ्रांस की क्रांति से 3 तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। आपको केवल एक चीज इसमें देखनी है कि कहीं अगर हमसे कह दे कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, तो सिंपल से आप लोगों को वो क्वेश्चन तैयार करना है जो राजनीतिक कारण में आएगा। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, फ्रांस की क्रांति से दूसरा तीसरा मतलब चौथा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं इस चैप्टर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि यूरोप में राष्ट्रवाद एक अलग से टॉपिक बन जाता है, क्योंकि आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फिर ये अलग से टॉपिक क्यों बन गया यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये अलग से एक टॉपिक है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसमें आपको पढ़ना है कुलीन वर्ग। ठीक है ना, कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग। ठीक है, इनसे कभी कभी 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग पढ़ लेना। और इसके बाद में 1815 ईस्वी के बाद नया रूढ़िवादी जो लागू हुआ था ना, नया रूढ़िवाद, उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें देखिए क्रांतिकारियों का उदय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रांतिकारियों का उदय। ठीक है, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो या फिर टॉपिक कह लो यूरोप में राष्ट्रवाद के हैं। इस तरीके से पहले चैप्टर के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए हैं। देखिए अब आप लोगों को तैयार करना है तीसरा टॉपिक पहले चैप्टर का, जो कि है जर्मनी का एकीकरण। काफ़ी लोग जानते होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 6 नंबर का, लेकिन ये नहीं पता कि जर्मनी का एकीकरण किस तरीके से इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है कि बिस्मार्क कौन था, इसकी भूमिका क्या थी। यानी कि बिस्मार्क कौन था और इसकी जर्मनी के एकीकरण में क्या भूमिका थी आपको बतानी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में तो ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में 4 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का, 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी एकीकरण संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि जो जर्मनी की एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, जर्मनी एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना,
इसका आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। 4 नंबर में ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपसे पूरा पूछा जाएगा 6 नंबर में, तो क्वेश्चन आएगा कि बिस्मार्क कौन था, इसकी जर्मनी के एकीकरण में भूमिका बताइए व जर्मनी के एकीकरण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से पूछा जाएगा लॉन्ग में क्वेश्चन। अगला टॉपिक है आप लोगों का इटली का एकीकरण। अब देखिए इटली का एकीकरण काफ़ी लोगों को पता है, इंपॉर्टेंट है, बट प्रश्न कैसा आएगा वो देख लीजिए। प्रश्न इसमें आएगा कि इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेता जैसे कि आपके मेत्सनी हो गए, कावूर हो गए, गैरिबॉल्डी, तो इनका क्या योगदान था। इटली के एकीकरण में इन तीनों ही नेताओं का क्या योगदान था आपको वो बताना है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर प्रश्न आएगा तो आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और लगभग इन्हीं में से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैंने इन टॉपिकों को आपके लिए बनाया है, ठीक है। इतने तैयार कर लो और यहाँ से आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, लगभग इतिहास तो कंप्लीट हो ही जाएगी। और अगर आपको सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर लाने हैं तो आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई 4 वीडियोस को जरूर देखना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा टॉपिक आपका है कि इटली के एकीकरण में आने वाली बाधाएं या फिर प्रमुख घटनाएं। यानी कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बाधाएं आई थी, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाएगा। आप देख लीजिए जितने टॉपिक मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है, उन टॉपिकों का आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाना है और इन टॉपिक को जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये वीडियो अगर आपके पास जब भी आई है तो इस वीडियो को तुरंत जरूर नोट कर लेना जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक नंबर 5 है पहले चैप्टर का कि नेपोलियन संहिता। टॉपिक है नेपोलियन संहिता और इससे क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन कौन था, सुधार के कारण। यानी नेपोलियन संहिता कौन था, इसके सुधार और सुधार के क्या कारण थे आपको बतानी है, ठीक है। अब इस तरीके से पहले चैप्टर का जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के आपके जो चैप्टर नंबर जो आप लोगों का फर्स्ट था ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 टॉपिक थे, ठीक है, इसके टोटल 5 टॉपिक हैं। तो इन 5 टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है और कहाँ से इनके आपको जैसे इनका जो भी उल्लेख है ये कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है, इनका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा। तो जितने भी आपके टॉपिक हैं इनका आंसर भी आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगा। आप लोग सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, जो भी टॉपिक, ठीक है, जो भी टॉपिक आपको मान लीजिए कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, बुक या कहीं नहीं मिल रहा है, तो उस टॉपिक को सिंपल से आप सर्च करेंगे यूट्यूब में और वो टॉपिक आपको मिल जाएगा और आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं अगले चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो चैप्टर आपका है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। अब इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो पहला टॉपिक इस चैप्टर का है और इस वीडियो का 6ठा टॉपिक, ठीक है, यानी इतिहास का 6वां टॉपिक है और इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। टॉपिक आपका है प्रथम विश्व युद्ध। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, ठीक है, आप सभी को पता है, और इस चैप्टर में प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो पहला प्रश्न है ना, ये बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल रिपीट होता है। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध ने जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था उसके विकास में क्या योगदान था आपके प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है। तो इससे संबंधित घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रश्न को जरूर दिमाग में फीड कर लेना कि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में आएगा, ठीक है, संबंधित कुछ क्वेश्चन आएगा, तो इसके बारे में पढ़ लेना। क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, क्वेश्चन की आप लोग कोई दिक्कत मत लीजिए, क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 7वां टॉपिक आपका है कि सत्याग्रह। अब देखिए सत्याग्रह का मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो मैं चलो इसको बता देता हूँ। सत्याग्रह का मतलब है कि महात्मा गांधी द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए थे, ठीक है। तो उन तीनों आंदोलनों को, ठीक है, उन तीनों ही आंदोलन को भारतीय के यानी विदेश के कुछ लोग थे, ठीक है, उन्होंने उनको सत्याग्रह नाम दिया, ठीक है। तो जब महात्मा गांधी यूरोप से वापस लौट के आए थे अपने भारत, ठीक है, तो उन्होंने 3 आंदोलन चलाए थे, ठीक है, 3 आंदोलन। तो जो विदेशी थे उन्होंने 3 आंदोलन उनको चलाने के लिए उनको सत्याग्रह नाम दिया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या तैयार करना है। तो इसके अंदर आपको रॉलेट एक्ट तैयार करना है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन तैयार करना है, असहयोग आंदोलन तैयार करना है और सविनय अवज्ञा आंदोलन तैयार करना है और नमक सत्याग्रह।
अगर हम मेनली बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और रॉलेट एक्ट। इतना नहीं आता है, बट नमक सत्याग्रह ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है लगभग हर साल, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा ये पाँचों के जितने मतलब ये 6 हैं, इन 6 के 6 टॉपिक को आप तैयार कर लो, क्योंकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन मान लीजिए आ गया और आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है और अगर दूसरा स्टूडेंट उस टॉपिक को पढ़ के गया है तो मान लीजिए आप उससे पीछे हो जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए फिर अगला हमारा टॉपिक नंबर 8 नंबर टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब देखो स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर कोई टॉपिक मैंने नहीं लिया है, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद अगर कोई क्वेश्चन आए तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को कुछ नहीं तैयार करना है। जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर तैयार की हैं, जैसा कि रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जितनी चीज़ें आपने तैयार कर ली, ठीक है, तो इनसे मिलता जुलता कोई आप एक क्वेश्चन बना के लिख दीजिए इस वाले क्वेश्चन में और आपको नंबर मिल जाएंगे। मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय के लिए आपको अलग से कोई क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित चीज़ें आप लोगों को इन 6 टॉपिक से कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय के लिए आपको अलग से टॉपिक आंसर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए टॉपिक नंबर 9 है हमारा सेकेंड चैप्टर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख 3 नेताओं का नाम, ठीक है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो इसमें प्रमुख आपको 3 नेता जो थे उनको आपको नाम बताना है, ठीक है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन इसी में आएगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, ठीक है, यानी जो साइमन कमीशन था इसकी रिपोर्ट क्या थी और उससे कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के अंदर तैयार करने हैं, ठीक है। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आपको दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि मैं आपको इन सभी टॉपिक का सॉल्यूशन ईजिली प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, लेकिन आप लोगों को एक काम करना है, इनका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए है तो इस वीडियो को कम से कम आप लोगों को 500 लाइक तक पहुंचाना है। कितने लाइक तक? 500 लाइक्स तक पहुंचाना है। अगर आप 500 लाइक कंप्लीट कर देंगे तो सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं इनका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, और सॉल्यूशन इस तरीके से दूंगा, मैं अपनी लैंग्वेज में सभी के सभी आंसर को लिख करके आपको लैंग्वेज में आंसर को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जिससे कि आप बड़े ही आसानी से जल्दी क्वेश्चन याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सेकेंड चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की, जो कि आप लोगों का मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं और टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं पढ़ने में। चैप्टर आपका सबसे पहला इसमें टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का है और इस वीडियो का 10वां टॉपिक विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। और इसमें देखिए आपको तैयार करना है कॉर्न लॉ। अब देखिए कॉर्न लॉ क्या है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो इसमें आप लोगों को कॉर्न लॉ तैयार करना है, ठीक है ना। कॉर्न लॉ का मतलब होता है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉर्न लॉ क्या है और इसका प्रभाव भी आपको तैयार करना है, ठीक है। और इसमें देखिए 11वां टॉपिक आप लोगों का है कि 19वीं शताब्दी के विश्व में तकनीकी की भूमिका, यानी कि 19वीं शताब्दी के विश्व में, मध्य में कह लो या फिर विश्व में कह लो, बात एक ही है। तो 19वीं शताब्दी के विश्व में तकनीकी की क्या भूमिका थी आपको वो स्पष्ट करना है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा वो देख लीजिए कैसा आएगा कि 19वीं शताब्दी के मध्य में 3 प्रवाहों का वर्णन कीजिए। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इससे अच्छे समझा देता हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या था कि भारत में नए नए जो प्रवाह थे वो शुरू हो चुके थे, यानी कि जल्दी से, यानी कि पानी द्वारा पानी वाला जहाज बन चुका था, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं थी, यानी प्रवाह थे उपलब्ध हो चुके थे, जिसके कारण कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सामान ईजिली अवेलेबल होने लगा था, ठीक है। तो वो कौन से 3 प्रवाह थे वो आपको इसमें बताने हैं, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी के मध्य में 3 प्रवाहों का आपका वर्णन करना है। चलिए अगला टॉपिक नंबर 12 है हमारा कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था एवं महामंदी। यानी देखिए
18वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है ना, आपके महायुद्ध चल रहे थे, ठीक है। तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा कि महायुद्धों के बीच, टॉपिक आपका है कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था एवं महामंदी। और इसमें तैयार क्या करना है आपको, तैयार क्या करना है आपको कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक महामंदी का प्रभाव, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध आपका समाप्त हो चुका था, ठीक है, तो फिर भैया आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इजी समझ में आ गया। जो आप लोगों का 10वां टॉपिक था ना, ये 10वां वाला टॉपिक विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, इसमें आप लोगों को मैंने एक टॉपिक तो बताया था कि कॉर्न लॉ और इसका प्रभाव तैयार करना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसमें एक और टॉपिक, आपको कुछ और टॉपिक हैं जो तैयार करने हैं, मेरे से छूट गए थे। ये टॉपिक आपको है कि विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के कारण व इसके परिणाम, यानी विश्व अर्थव्यवस्था थी, इसके उदय के जो कारण थे वो बताने हैं और इसके क्या परिणाम रहे वो बताने हैं, ठीक है। और इसी में देखिए दूसरा टॉपिक है आपका, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका आपको स्पष्ट करनी होगी, ठीक है। और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला कि विश्व अर्थव्यवस्था को स्थान ग्रहण करने में तकनीकी का योगदान क्या था, यानी विश्व अर्थव्यवस्था को स्थान ग्रहण करने में जो तकनीकी का क्या योगदान था वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से भैया विश्व अर्थव्यवस्था का उदय के 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 देख लीजिए अच्छे से, इन 4 क्वेश्चन पर नज़र डाल लीजिए और फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था ये वाला कि महायुद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था एवं महामंदी, ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था और जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ये तैयार करना है, ठीक। और इसके बाद देखिए इसके और भी महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन हैं इस चैप्टर टॉपिक के 12वें टॉपिक के। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे, ठीक है ना। तो ये तैयार करना है आपको कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे, आपको ये तैयार करना है। और तीसरा नंबर पर तैयार करना है कि महामंदी के कारण इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे के जो रह गए हैं टॉपिक, ठीक है ना। और देखिए फिर इसके बाद में आपका शुरू होता है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का है औद्योगिकीकरण का युग, ठीक है ना। चैप्टर क्या है कि औद्योगिकीकरण का युग। और इस चैप्टर से मेरे हिसाब से 2022 और 20 और 21 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि ये टॉपिक ही और ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया था। लेकिन 23 में और 24 में इससे क्वेश्चन आए हैं और 23 में भी क्वेश्चन पूछे गए इससे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं 23 में वो मैंने ले लिए हैं और 22 इससे पहले जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने लिए हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है कि औद्योगिक परिवर्तन क्या है। औद्योगिक परिवर्तन यानी जितनी भी औद्योगिक चीज़ें हैं उनमें किस तरीके से परिवर्तन हुआ वो आपको बताना है, ठीक है ना। और जिसमें संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक विकास की विशेषताएँ और या फिर इसके कारण पूछ देगा, ठीक है ना। या तो पूछेगा औद्योगिक जो विकास है इसकी विशेषताएं पूछेगा, 4 विशेषताएं पूछेगा तो 4 नंबर में आएगा। और अगर 4 कारण पूछेगा तो भी 4 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए इसी तरीके से टॉपिक नंबर 14 आपका है कि भारतीय कपड़े का युग, यानी जो भारतीय कपड़े था इसका युग की बात कर रहा है, ठीक है। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय कपड़े में गिरावट क्यों आई, ठीक है। टॉपिक आपका है भारतीय कपड़े का युग और क्वेश्चन आएगा कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय कपड़े में गिरावट क्यों आई, ठीक है ना। तो चलिए इस टॉपिक का एक ही क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था, लगभग 2 सेट में ये पूछा गया था, ठीक है ना। और इसके तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण मैंने टॉपिक बताए और उनके जो क्वेश्चन बताए हैं इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट तैयारी आपको इस वीडियो में कराई गई है, ठीक है। अब चलिए आपका चैप्टर नंबर 5 जो लास्ट चैप्टर है वो भी देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम जल्दी से एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बनानी है। तो इस चैप्टर के देखिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक नंबर 15 मुद्रण क्रांति, ठीक है ना। मुद्रण क्रांति से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस क्रांति पर प्रभाव बताइए, ये पूछा जाएगा पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आएगा कि मुद्रण संस्कृति इसमें चीन की क्या भूमिका थी, यानी मुद्रण संस्कृति क्या है और इसमें चीन की क्या भूमिका है वो आपको स्पष्ट करनी है, ठीक है ना। इसी तरीके से इस टॉपिक का
तीसरा नंबर प्रश्न है कि मुद्रण संस्कृति में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका निभाई। यानी जो आपकी मुद्रण संस्कृति थी ना, यानी ये जो मुद्रण संस्कृति थी, इसने भारतीय राष्ट्रवाद में यानी भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका निभाई, उसको स्पष्ट करना है। चलिए, इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुद्रण संस्कृति में गुटन वर्ग कौन था। यानी मुद्रण संस्कृति में गुटन वर्ग कौन था, इसको बताना है। और मुद्रण यंत्र में इसकी भूमिका भी आपको बतानी है, ठीक है ना। तो ये 4 प्रश्न आपको मुद्रण क्रांति में तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इन 4 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको 2024 बोर्ड परीक्षा की कॉपी में या फिर पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 16 लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये इस हिस्ट्री का यानी ये पूरी हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक आपका है कि प्रकाशन के नए रूप। प्रकाशन के नए रूप में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आएगा कि 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न रूप या पहलू क्या थे, ठीक है। तो इस तरीके से 16 चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो केवल एक ही है, ठीक है। और भी मतलब क्वेश्चन हैं बट वो इतनी पूछे नहीं जाते क्योंकि एक भी साल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये प्रश्न लगभग 2 से 3 साल पूछा गया है और आने वाले और भी सालों में भी पूछा गया है, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताए हिस्ट्री के, ठीक है ना। ये हिस्ट्री की ये पूरी कंप्लीट तैयारी वाली वीडियो थी और हिस्ट्री की ये कंप्लीट तैयारी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर आप लोगों को हिस्ट्री की तरह भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र की भी तैयारी करनी है तो भैया इसके लिए आप लोगों को 4 वीडियो देखनी है और पूरी की पूरी सामाजिक विज्ञान आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक। क्योंकि मैंने उन टॉपिक को लिया है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनसे प्रश्न बनता है, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।